Hello, friends. Welcome to the beautiful world of chemistry. क्लास 10th के नीट जेईई फाउंडेशन कोर्स में आज हम देखने वाले हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। बेहद ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ ये लेक्चर की हम शुरुआत करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके बाद में हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि दो तरह के होते हैं। के इक्विलिब्रियम ये एक जनरलाइज्ड टर्म है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, और केसी एंड केपी क्या होते हैं। के इक्विलिब्रियम के ये दो टाइप्स है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और केसी एंड केपी में रिलेशन क्या है वो भी हम देखेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए उसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। लॉ ऑफ मास एक्शन। फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड में ये जो दो ग्रेट फेसेस आप देख रहे हो, ये है साइंटिस्ट कैटो गुल्डबर्ग एंड पीटर वेग, जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। कब दिया था फ्रेंड्स? लगभग 150 साल पहले, इन 1864 इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स? सेवरल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मान लो ये एक जनरल रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन हो रही है फ्रेंड्स, तो इनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या पाया उन्होंने वेरियस रिएक्शन में। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये ए और बी के एक्टिव मासेस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो प्रीवियसली फ्रेंड्स, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को एक्टिव मास कहते थे, तो हम आज की डेट में एक्टिव मास क्या क्या लेंगे? एक तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्टिव मास कहेंगे, या फिर अगर पूरी की पूरी रिएक्शन गैसियस है तो पार्शियल प्रेशर्स को एक्टिव मास कहेंगे, है ना फ्रेंड्स। एक्टिव मास वो होता है जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके एक्टिव मासेस के साथ। और फ्रेंड्स, होना भी चाहिए। जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन में क्या होंगे? रिएक्शन क्या होता है? एक वेसल में आपने ए डाल दिया, बी डाल दिया, और जो भी डिजायर्ड टेम्परेचर है इनको मिक्सिंग के लिए, वो आपने इधर फ्लेम के माध्यम से या इलेक्ट्रिक हीटर के माध्यम से ये रिएक्शन को प्रोवाइड कर दिया। तो इस इधर अगर ए और बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इधर क्या होंगे? कोलिजन्स बढ़ेंगे ना। मान लो शुरू में ए की तरफ से एक ही आदमी है और बी की तरफ से एक ही आदमी है, तो इनके कोलिजन क्या है? एक एक। कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। और जब ए की तरफ से साइड बढ़ जा ए की तरफ से लोग बढ़ जाएंगे और बी की तरफ से भी लोग बढ़ जाएंगे, तो कोलिजन्स क्या होंगे? कितने होंगे दोनों में? ज्यादा होने होंगे ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज और इवेंचुअली रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अभी देखो फ्रेंड्स, मान लो ए की तरफ से जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, अभी इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा। 1 मोल ऑफ ए लिया हमने और 2 मोल ऑफ बी लिए, ठीक है। तो जब मैं ए का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो ये वन टाइम बढ़ रहा है, यानी इधर से एक एक ही आदमी बढ़ रहा है।
और बी की तरफ से अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एक एक लॉट में कितने आदमी बढ़ रहे हैं, दो दो आदमी बढ़ रहे हैं, यानी ये अरिथमेटिकली बढ़ रहा है और ये ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है, यानी एक से दो और फिर इधर दो से चार, इस तरह से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना। यानी अगर हम इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। ये तो थियोरिटिकली मेरा एजम्पशन है, जिसको कैटो और गुल्डबर्ग ने बहुत सारे रिएक्शन के माध्यम से जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने भी यही पाया फ्रेंड्स कि जब रिएक्शन हो रही थी जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा है, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा है, उस उसका कंसंट्रेशन अगर उन्होंने बढ़ा दिया तो रिएक्शन और ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। तो इन्होंने इन ढेर सारे ऑब्जर्वेशंस को एक लॉ के माध्यम से प्रस्तुत किया। उस लॉ को हम आज देखने वाले हैं। उस इनिशियली फ्रेंड्स जब हमने देखा था, ये जो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है इनिशियली फ्रेंड्स, ये अधूरा है। मैंने क्या कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी। इधर ये एजम्पशन हुआ कि ए एंड बी का स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, जैसा कि मैंने इधर युद्ध की तरह चिन्ह सोल्जर्स के फोटो निकाले थे ना। अगर ए एंड बी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर ज्यादा रहेंगे, सॉरी बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर ज्यादा रहेगा तो बी के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ active masses of reactants raised to their individual stoichiometric coefficients। ये होता है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन कि कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा। rate of reaction will be directly proportional to concentrations of reactants raised, product of concentration of reactants raised to their individual stoichiometric coefficients। तो चलो फ्रेंड, जैसा हम हर बार करते हैं, पहले हमने थियरी को देखने से पहले प्रैक्टिकली देखा कि लॉ में क्या होता है। साइकिल चलाना इम्पोर्टेंट है, साइकिल कैसे चलती है उसकी थियरी से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इनिशियली वो भी समझना है। तो देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to active masses of reactants, with each active mass raised to its individual stoichiometric coefficient। मान लो हमारी ये अगर रिएक्शन है, आई रिपीट फ्रेंड्स, पिछली बार जो हमने किया था, और ये इक्विलिब्रियम में दिखाना जरूरी नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फिर भी हम दिखा देते हैं इक्विलिब्रियम में, क्योंकि चैप्टर चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम, सी मोल्स ऑफ डी एंड, चलो इधर उल्टा कर देते हैं, डी मोल्स ऑफ सी बन गए समझो। तो ये रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी फ्रेंड्स, रेट ऑफ, ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, वी हैव कंसिडर्ड अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम जिसमें ए एंड बी आर रिएक्टिंग टू गिव सी एंड डी, एंड डी के सी मोल्स मिले, सी के डी मोल्स मिले, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी, इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, आर एफ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लो कि ए का कॉन्सेंट्रेशन ए है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेज कर दिया, और ये बी का मोलार कॉन्सेंट्रेशन, इसका प्रोडक्ट जो रहेगा, इस प्रोडक्ट के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों साइड में रिएक्शन हो रही है और ये जो रिएक्शन है अभी इक्विलिब्रियम में, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा। अभी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, डी और सी है। और रेज्ड, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ सी एंड डी रेज्ड टू देयर इंडिविजुअल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो ये तो था फ्रेंड्स लॉ ऑफ मास एक्शन। पेन और पेपर ले लो, हेडिंग डाल दो लॉ ऑफ मास एक्शन और ये स्टेटमेंट लिख लो। तो चलो फ्रेंड्स, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फ्रेंड्स, हेडिंग डाल दो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये लंबा मोटा वाला स्टेटमेंट लिख लो। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज्ड टू देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो पहले हमने देखा था ना, अभी इधर उसको थोड़ा अलग ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान दीजिए एक एक टर्म की तरफ। टेम्परेचर चेंज होना नहीं चाहिए रिएक्शन का, एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस यानी अगर एक्वियस रहेगी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, पकड़ेंगे एक्टिव मास, और समझो गैसेस है तो पार्शियल प्रेशर लेंगे। Active masses of the reaction products raised to their respective stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation। इक्वेशन कैसा होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। मान लो अगर आप ये इक्विलिब्रियम का लॉ लगा रहे हो हैबर्स प्रोसेस को, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, और मैं इधर लगा देता हूँ N2 है तो इधर 2N अगर लगा दिया मैंने, तो इस रिएक्शन को क्या मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगा पाऊंगा, नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट द बैलेंस्ड रिएक्शन। पहले इसको बैलेंस करना है हमें इस तरह से, जब मैं इसके पीछे 3 लगा दूंगा तब जाके ये बैलेंस्ड होगी। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द reaction products raised to their respective stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation divided by the product of active masses of the reactants raised to their respective stoichiometric coefficients has a constant value at equilibrium, and this is called as law of equilibrium, and the constant value is called as equilibrium constant K, equilibrium से जिसे हम डिनोट करते हैं। मेरे जिन भाइयों को ये समझ गया उनको ढेर सारी बधाई, और जिनको नहीं समझा अभी 100% कंसंट्रेशन से ध्यान दीजिए। मान लो ये एक कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए का मोलार कॉन्सेंट्रेशन है ए, बी का मोलार कॉन्सेंट्रेशन है बी, ये दो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। ए के कितने मोल्स, ए मोल्स, बी के बी, ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, और दे रहे हैं सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। सॉरी, ये आगे पीछे हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पीछे चला गया, इसे हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, डी मोल्स ऑफ डी। तो फ्रेंड्स अभी देखिए, सी का कॉन्सेंट्रेशन मोलार सी है इक्विलिब्रियम में, और डी का डी है। तो अभी इधर क्या कहा है उन्होंने, ये देखिए, एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स। मैं अभी क्या करूंगा, स्टेप वाइज जाऊंगा। पहली स्टेप क्या करना है, द, ये पहली स्टेप है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स ले लिया मैंने। रिएक्शन के प्रोडक्ट कौन है, सी एंड डी, इसके एक्टिव मास का मैंने ले लिया प्रोडक्ट। आगे क्या बोला है इन्होंने, raised to their respective stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation। ये इक्वेशन बैलेंस्ड ही है, जनरल इक्वेशन।
और अभी इसको क्या करना है, रेज टू देयर इंडिविजुअल स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। सी का क्या है कोएफिशिएंट, सी है, डी का स्मॉल डी है, is divided by the product of active masses of the reactants raised to their stoichiometric coefficients। पहली स्टेप में हमने इनका प्रोडक्ट लिया, दूसरी स्टेप में हमने रेज्ड टू देयर पावर कर दिया स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से, थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और फोर्थ स्टेप में क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स की पावर को, रेज्ड पावर को उधर लिख दे रहे हैं। चार स्टेप्स में यह अभी आप, मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया है, सही पकड़े हो। तो ये जो डिवीजन है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय के इक्विलिब्रियम। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलो फ्रेंड्स, ये कैसे आया इसे हम देखते हैं। फिर से एक बार मैं स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ active masses of reaction products raised to their stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation divided by sorry divided by product of active masses of the reactants raised to their individual stoichiometric coefficients has a constant value, that constant value is equilibrium constant. Okay friends, has a constant value at equilibrium। तो ये था लंबा सा स्टेटमेंट, सबको समझा होगा। अभी इसका हम डेरिवेशन देखते हैं फ्रेंड्स। फिर से एक बार हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करेंगे। ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम गिविंग सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी विथ मोलार कॉन्सेंट्रेशंस ए बी सी एंड डी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए उसके रिएक्टेंट क्या होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी रेज्ड टू देयर इंडिविजुअल स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ओके फ्रेंड्स, सी रेज टू सी, डी रेज टू स्मॉल डी। अभी फ्रेंड, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है उसमें अगर मुझे इक्वल साइन डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट के फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ले लेंगे हम, विल बी इक्वल टू ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी। सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक रेट कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे के बी, और इधर होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तभी तो हम बोलते हैं ना रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो हमने जो रिएक्शन कंसिडर करी है वो तो इक्विलिब्रियम में है, तो ये दो रेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं लिख देता हूं के एफ ए टू द पावर ए इज इंटू बी टू द पावर बी इज इक्वल टू के बैकवर्ड सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करूंगा, इस KB को KF की छत्र छाया में ले लूंगा और इसको, ये प्रोडक्ट को C एंड D की छत्र छाया में ले लूंगा इधर। तो ये जब
इधर से उधर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो के एफ डिवाइडेड बाय के बी विल बी इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। तो फ्रेंड्स, इसको एक नए टर्म से हम इसका नाम संस्कार करेंगे के इक्विलिब्रियम। तो ये होता है के इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्ट एक्टिव masses of reactants raised to their stoichiometric coefficients। ये आ गया इसका डेरिवेशन। तो कैसे आया फ्रेंड, समझ गया? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। और फ्रेंड्स, के इक्विलिब्रियम है तो वो दो तरह का हो सकता है, एक तो होगा के सी या एक तो होगा के पी। केपी और केसी के बारे में ज्यादा डिटेल में अभी देखेंगे जब हम रिएक्शन के एक्टिव मासेस जो है, रिएक्शन के एक्टिव मासेस जब हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लेते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो होगा केसी। और गैसियस रिएक्शन अगर है और हम एक्टिव मासेस ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो होगा के पी। के सी होता है सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। और के पी क्या कहेंगे हम फिर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी to the power d divided by partial pressure of A to the power A partial pressure of B to the power B। ये होगा Kp। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों में कुछ रिलेशनशिप बन सकती है क्या? आप सभी को पता है फ्रेंड्स, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और एक चीज फ्रेंड्स, मोलार कॉन्सेंट्रेशन जो हमने ऊपर देखा था, मोलार मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो अभी देख लो, इस आइडियल गैस, इस केमिकल इक्वेशन की तरफ जिसमें हम कर रहे हैं ए मोल्स ऑफ ए गैसियस रिएक्टिंग विथ बी मोल्स ऑफ बी गैसियस to give C and D, C moles of C gaseous plus D moles of D gaseous. These are in equilibrium state. तो फ्रेंड्स, अभी देखिए, ये जो हम इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं उसमें क्या क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई। अभी देखो, ए का, जैसा कि प्रीवियसली हमने एज्यूम किया था, ए का मोलार कॉन्सेंट्रेशन ए है, बी का मोलार कॉन्सेंट्रेशन बी है, सी का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सी है, डी का मोलार कॉन्सेंट्रेशन ये डी है। तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन जो है ए का क्या रहता है, एन बाय वी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ए के जितने मोल्स है ना उतना ही, अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या रहेगा, देखो फ्रेंड्स, एन बाय वी आर टी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर टी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जैसे बन रहा है मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बन जाएगा मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। एंड फॉर सी एंड डी ऑल्सो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एंड डी आप जज कर पाओगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास तो इक्वेशन है के सी का, दैट इज इक्वल टू, जब ये कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में रहेगा तो हम इसे लिखते हैं ऐसे,
a to the power a, b to the power b। और पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, के पी को पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू डी डिवाइडेड बाय, इसको ये ब्रैकेट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ए रेज टू ए बी रेज टू बी पार्शियल प्रेशर। तो हमने इधर निकाल लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, आइडियल गैस इक्वेशन से हमने क्या निकाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी विल बी मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इनटू आर टी रेज्ड टू सी, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इनटू आर टी रेज्ड टू डी। इसको पार्टीशन कर देते हैं थोड़ा सा, डिवाइडेड बाय molar concentration of A RT raised to A molar concentration of B RT raised to B। तो फ्रेंड्स इन सारे फिगर्स में आप देखोगे कि RT जो है वो कॉमन है, तो मैं ये RT को क्या करूंगा, बाहर ले लूंगा, C इंटू डी, सी रेज टू सी, डी रेज टू डी अगर मैं करता हूं तो बाहर क्या आ जाएगा, आर टी रेज टू सी, आर टी रेज टू डी डिवाइडेड बाय ए रेज टू ए बी रेज टू बी, आर टी रेज टू ए आर टी रेज टू बी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, C raised to D, sorry, C raised to C, D raised to D divided by A raised to A, B raised to B। तो ये इंटू मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा आर टी रेज टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, है ना फ्रेंड्स। और इसी को कहते हैं, हम एक नया नाम दे देते हैं डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है, डिफरेंस इन गैसियस प्रोडक्ट्स एंड गैसियस रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स का जो डिफरेंस होता है उसे हमने नाम दे दिया डेल्टा एन जी। और अगर आप इधर ऑब्जर्व करेंगे ये तो हमारा केसी है, तो रिलेशन मिल गया, इधर लिख देता हूं मैं, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। यानी फ्रेंड्स अगर गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट के मोल अगर सेम है, मान लो ये रिएक्शन है H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2HI गैसियस, तो गैसियस प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2 है, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रहेगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रहेगा, 2 माइनस 1 प्लस 1 तो ये आएगा 0, तो आर टी रेज टू 0 क्या हो जाएगा, 1। तो इन दिस केस के पी विल बी इक्वल टू के सी, राइट। इस तरह से अगर आर टी की पावर डेल्टा एन अगर 0 है, डेल्टा एन अगर 0 है तो के पी विल बी इक्वल टू के सी। तो फ्रेंड्स अभी हमने जो देखा है दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलो इसके ऊपर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। एन इक्विलिब्रियम सिस्टम फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, दोनों भी गैस होंगे,
और सिस्टम कैसे है, इक्विलिब्रियम में है। चलो आगे बढ़ो। टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड, कितने हाइड्रोजन आयोडाइड मिलेंगे, 2 मोल्स मिलेंगे। रिएक्शन को कभी भी बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है फ्रेंड्स। और टेम्परेचर रिएक्शन का क्या है, 670 केल्विन, कांस्टेंट रख दिया टेम्परेचर को 670 पे। वॉल्यूम क्या है, 5 लीटर्स है। Flask contains 0.4 moles of hydrogen, 0.4 moles of iodine and 2.4 moles of hydrogen iodide। ये तो है इनके मोल्स। तो हमें पूछा क्या गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इनका मोलार कॉन्सेंट्रेशन HI का स्क्वायर divided by molar concentration of H2 into molar concentration of I2। तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इधर फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 5, तब जाके नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो दिए गए मोल्स जो है वो 5 लीटर्स में है, हमें क्या चाहिए, यूनिट वॉल्यूम में चाहिए। तो वी विल डिवाइड इट बाय 5। तो चलो डायरेक्टली इसको, अभी ये जो मोलार कॉन्सेंट्रेशंस आ गए इनको हम पुट कर देते हैं इसमें। एच आई का क्या आया, 2.4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 5। इधर डिनोमिनेटर में 5 दो बार है, ऊपर के डिनोमिनेटर में 5 स्क्वायर है, यानी ये 5 जो है ये सबके कैंसल हो जाएंगे। 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.4। हर न्यूमरेटर में 2 डिजिट्स है, डिनोमिनेटर में भी 2 नंबर्स है, दोनों में डेसिमल एक के बाद है, तो सारे डेसिमल कैंसल हो जाएंगे। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, तो केसी की वैल्यू आएगी 36। आई होप ये सभी को आया होगा फ्रेंड्स। अभी सिमिलर टाइप ऑफ हम 4 क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। पहले आप पॉज करिए और चारों क्वेश्चन को ट्राई करिए। बहुत ही सिंपल और आसान से सवाल दिए हैं मैंने आपको, तो इसको पहले ट्राई करिए फ्रेंड्स, पॉज करके। मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पे। फॉर ए रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट कांस्टेंट्स फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर 2.38 into 10 to the power minus 4 and 8.15 into 10 to the power minus 5 respectively. What is the value of the equilibrium constant? Very simple friends। अभी हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो फ्रेंड्स, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया गया है 2.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दिया गया है 8.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पूछा गया है। के सी इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को देखिए फ्रेंड्स, इधर 10 टू द पावर माइनस 4 है, इधर 10 टू द पावर माइनस 5 है। तो हमारे कैलकुलेशन के सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको 10 टू द पावर माइनस 5 करके ये जो डेसिमल है इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 23.8 डिवाइडेड बाय 8.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये 10 टू द पावर माइनस 5 कैंसल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 23.8 डिवाइडेड बाय 8.15। तो फ्रेंड्स अभी आपको ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं अप्रोक्सीमेशन का आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा फ्रेंड्स, अभी ध्यान देना। अभी मैं इधर 815, ये 815 जो है इसको लिख देता हूँ 800।
तो इसमें से मैंने कितने सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स? 15। और अगर अभी मैंने डिनोमिनेटर में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो न्यूमरेटर में से भी कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो डिवीजन जो है वो बैलेंस होगा। तो मैंने इधर से 15 सब्ट्रैक्ट किए। अभी मोटा मोटी ये देखिए, ये कितने टाइम्स ज्यादा है 8 से? ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। 3 या 3 से थोड़ा सा कम, मोटा मोटी ले रहे हैं हम। 8 3 जा 24। तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है इधर। तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हम इससे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो 45। तो 238, 23.8 के, सॉरी 15 के 3 टाइम्स। 15.15 के 3 टाइम्स, इधर पॉइंट है। तो 15 के 3 टाइम्स क्या हो गए? 45.45। तो इस 0.45 को मैं इधर से सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर दूंगा आगे। 10 में से 5 गए, 7 में से 4 गए, 3, ये 23.35। 23.35 को 8 से डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 8 दूनी 16, ये 7 आया, 8 9 72, 8 दूने 16। तो ये अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा आपको 2.92। योर आंसर इज आंसर ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये जो है आपको लॉग टेबल वगैरह कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ओरली भी आप कर सकते हो। इसमें से मैंने 15 कम कर दिए, ये ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा है, तो 15 तिया 45, 15 3 जा 45, 0.45 को इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0.45 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 23.35 मिल गया। इसको डायरेक्टली मैंने डिवाइड करके ये आंसर ऑब्टेन किया, या फिर आपका जो ट्रेडिशनल वे है उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन आपको अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, the equilibrium constant for the reaction is given at 2000 Kelvin in presence of a catalyst. Equilibrium is attained 10 times faster. Therefore, the equilibrium constant in presence of the catalyst at 2000 Kelvin. अभी फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइए, सोचिए, विचार करिए। ये एक बेहद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। हम क्या लिखते हैं? के इक्विलिब्रियम के सी इज इक्वल टू सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी। तो ये जो वैल्यू होती है, हम डिफाइन करते हुए सबसे पहला क्या बोलते हैं? एट अ गिवन टेम्परेचर। एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी जब तक, एज लॉन्ग एज इसका ये टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, तब तक इसके इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है इसको कोई भी हिला नहीं सकता। इसे हमेशा के लिए ध्यान रखिए फ्रेंड्स। केसी अगर है तो इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं रिएक्शन में? एक तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, या फिर प्रेशर को चेंज करेंगे, या फिर टेम्परेचर को चेंज करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज हुआ तो केसी की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। प्रेशर अगर चेंज हुआ तो भी केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कॉन्सेंट्रेशन को हमने चेंज किया, प्रेशर और टेम्परेचर को धक्का नहीं दिया, तो केसी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। प्रेशर को चेंज किया, कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर सेम रखे, तो भी केसी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। फक्त, सिर्फ और सिर्फ, फक्त आणि फक्त जब हमारा टेम्परेचर चेंज होगा तो केसी की वैल्यू
चेंज होगी, यानी Kc इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। केसी कैसा है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ। तो इधर टेम्परेचर तो हमारा सेम है, हमने कैटलिस्ट डाला तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन फास्ट हुई। जो 40 मिनट में इक्विलिब्रियम आने वाला था वो 20 मिनट में आया होगा, लेकिन इससे कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू में कोई फर्क होने वाला नहीं है। तो पहले कितना था, 4 × 10⁻⁻⁴, उतना ही उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। A quantity of PCl5 was heated in a 10 dm cube vessel at 250 at equilibrium. The vessel contains 0.1 mole of PCl5, 0.2 mole of Cl2. The equilibrium constant for the reaction will be, very easy question friends। देखो इधर क्या किया है, PCl5 का रिएक्शन किया है, ये भी गैसियस है, ये इक्विलिब्रियम में है, दे रहा है PCl3 प्लस Cl2 गैस। तो बताइए आगे क्या बोला है, वॉल्यूम दिया है 10 डीएम क्यूब यानी 10 लीटर, और दिया है टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस जो कि इस पर कांस्टेंट रहने वाला है। द वेसल कंटेन 0.1 मोल ऑफ PCl5 एंड 0.2 मोल्स ऑफ Cl2। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज। तो फ्रेंड्स देखिए, जब ये इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है, जब इसके 0.2 मोल्स बन रहे हैं, तो PCl3 के भी कितने मोल्स बनेंगे फ्रेंड्स, 0.2 मोल्स ही तो बनेंगे ना, इससे तो ज्यादा नहीं बन सकते। देखिए एक PCl5 से एक Cl2 बन रहा है और एक PCl3 बन रहा है, यानी अगर इसके 0.2 मोल्स है तो इसके भी कितने मोल्स रहेंगे, 0.2 मोल्स। यही आपको ये एक डिटरमाइन करना है, ये आपको इन्फरेंस या बोलिए नॉलेज का एप्लीकेशन करके इसकी वैल्यू आपको 0.2 मोल्स निकालनी है। बाकी तो क्वेश्चन जो है आपके लिए बस हलवा है। पहले हमें इसके मोलार कॉन्सेंट्रेशंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दिया हुआ जो डेटा है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से उसको डिवाइड करेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 10, 0.2 डिवाइडेड बाय 10, 0.2 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 0.01। 0.01 से इनके डेसिमल को उड़ा दो तो ये हो जाएगा 0.04। योर आंसर इज आंसर ऑप्शन डी। तो चलो अगला और एक बेहद ही आसान सा सवाल करेंगे अपन फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड NO टू गिव नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। अभी देखो इसके मोल्स दिए हैं, व्हेन 0.087 मोल ऑफ NO and 0.0437 mole of bromine are mixed in a closed container at a constant temperature, 0.0518 moles of NaOBr is obtained at equilibrium. The equilibrium amount of nitric oxide and bromine हमें जो है वो क्या करना है, डिटरमाइन करना है। मैं फिर से एक बार इधर रिएक्शन लिख देता हूँ फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये इक्विलिब्रियम में हमें क्या मिल रहा है, 2NO Br गैस मिल रहा है। अभी इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 पर फ्रेंड्स क्या क्या है इधर देखिए, 2 moles of NO यानी 0.087 moles of NO and 0.0437 moles of bromine। तो इनिशियली तो इसके मोल्स कितने रहेंगे, 0, रिएक्शन तो अभी तो शुरू हो रही है। तो आगे क्या बोला है, टी इक्विलिब्रियम पर 0.0518 moles of 0.0518 moles of NOBr
ऑब्टेन हुए हैं। तो फ्रेंड्स एक चीज मुझे बताइए, 2 मोल्स ऑफ NO अगर रिएक्ट हो रहे हैं 1 मोल ऑफ ब्रोमीन से तो मिल रहे हैं 2 मोल्स ऑफ NOBr। तो मैं इक्विलिब्रियम को ऐसे पकड़ूंगा कि 0.087 में से 2x मोल कंज्यूम हुए, तो ब्रोमीन में से कितने मोल कंज्यूम होंगे, 0.0437 माइनस एक्स। इसके जब 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो ब्रोमीन का कितना मोल कंज्यूम हो रहा है, 1 मोल। तब जाके हमें कितने मोल्स मिलने वाले हैं NOBr के, 2 मोल्स मिलने वाले हैं, यानी 2x मिलने वाला है। और फ्रेंड्स हमें क्या दिया गया है, 2x इज इक्वल टू 0.0518। तो x विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 0.02 टू जा बे दूनी 4 बे पंचे दा बे 9 18। तो x विल बी 0.0259। बस इसकी वैल्यू इधर पुट कर दो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर 0.087 माइनस 2x होता है 0.0518, 0.0437 माइनस होता है 0.0259। तो आंसर क्या आएगा बताओ फ्रेंड्स, आंसर ऑप्शन सी, ये हो जाएगा 0.0352, ये 0.0178। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने बेहद ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और इसी के आधार पे हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का डेरिवेशन भी देखा और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी देखा। और के इक्विलिब्रियम जनरल टर्म है, के इक्विलिब्रियम है तो दो बातें हैं, अगर एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में है तो हम इसे बोलते हैं Kc, और एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में है तो हम इसे बोलते हैं Kp। फिर हमने देखा Kc और Kp का जनरल इक्वेशन, और फिर Kc और Kp के बीच में का बेहद ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। और 4-5 न्यूमेरिकल्स हमने देखे। अगले लेक्चर में केपी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और केसी और केपी और केसी और केपी कैसे रिएक्शन में ऑल्टरेशंस होने के बाद उसके ऊपर इफेक्ट होता है। मान लो रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डबल किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इस तरह की कुछ रिलेशंस अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए इस ग्रेट थॉट के साथ, स्टार्ट स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस। फ्रेंड्स ये एक बेहद ही अच्छा सा कोट मुझे मिला था, आप देख सकते हो कि स्टार को भी चमकना है तो अंधेरा चाहिए, इसी तरह से आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो प्रतिकूलताएं जो है वो आपके कदमों में जरूर आएंगी। इन प्रतिकूलताओं को कॉन्कर करते हुए, इनके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए ही आपको यश संपादन करना है फ्रेंड्स। तो इसी ग्रेट थॉट के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अलविदा, सायोनारा, थैंक यू। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।